वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऑपरेटर्स इन सी का है। यानी जब आप सी के प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें जो भी आप ऑपरेटर लेते हैं वो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, किस ऑपरेटर को क्या कहा जाता है, कैसे किसका यूज़ है, ये सभी टॉपिक आज की इस क्लास में आप देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं ऑपरेटर्स इन सी। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी है आप लोगों के लिए कि आपका जो एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला था वो एग्ज़ाम अब डिले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं। हालांकि अभी नाइलेट ने अपनी तरफ से नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, लेकिन बच्चों ये एग्ज़ाम अब जुलाई में नहीं होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि आपका जो रिज़ल्ट आने वाला था वो अप्रैल के लास्ट में आने वाला था, लेकिन अब वो रिज़ल्ट आपका अप्रैल लास्ट में नहीं आएगा। रिजल्ट आने की जो डेट हो गई है वो बढ़ गई है। नाइलेट ने अपनी साइट पर नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया है कि जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो आपका आएगा मई के लास्ट में, यानी सीधे सीधे एक महीने से पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसके साथ में जब आपका रिजल्ट आएगा मई के लास्ट में तो जाहिर सी बात है अभी तक आपकी जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट थी वो 8 अप्रैल थी, लेकिन अब वो आपकी डेट बढ़ जाएगी और वो आपकी मई में ही चली जाएगी। मई के फर्स्ट वीक में ही आपकी वो डेट रहेगी लास्ट वाली। और इसके साथ साथ एग्ज़ाम भी जो आपका होगा वो एग्ज़ाम भी आपका आगे पोस्टपोन ही कर दिया जाएगा, क्योंकि एक महीने के अंदर एग्ज़ाम ले पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम भी आपका पोस्टपोन हो जाएगा और फिर अभी जैसे कोरोना है तो उसकी कंडीशन जिस अकॉर्डिंग रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आगे होगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आगे लॉकडाउन कब खुलने वाला है, क्या आगे हो सकता है, कोई भी इस बारे में चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। इसलिए आप लोग आराम से अपना पढ़ते रहिए, अपने घर पर इस टाइम का सदुपयोग करते रहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये भी कभी कभी, हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में आप घर में नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो पढ़ने के लिए इस समय आपके लिए गोल्डन चांस ही है। पढ़ाई के पर्पस में अगर देखा जाए तो वो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपको एक मौका मिला है कि आप आसानी से बैठ करके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अदर पर्पस में देखा जाए तो आपका बहुत सारा लॉस हो रहा है। बहुत सारी आपकी जो कोचिंग क्लासेस चलती हैं, आपके जो स्कूल चलते हैं और अदर जो चीज़ें चलती हैं वो सभी चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिनके घर में खाने में, पीने में, हर चीज़ में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सब प्रॉब्लम के कारण ये काफ़ी सोच करके काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन फिर भी हमारी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा शख्स हो जो ज़रूरतमंद हो तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करिएगा। ये हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। तो आइए चलिए, ये तो हो गई कोरोना के बारे में जानकारी। चलिए अब हम आगे अपनी क्लास की तरफ आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेटर्स इन सी, यानी सी में ऑपरेटर कहते किसे हैं। ऑपरेटर किसे कहा जाता है? जब भी कभी आप कोई भी मैथमेटिकल या कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्व करने के लिए उसमें जो भी आप सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे लिखा है द सिंबल विच आर यूज टू परफॉर्म द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन सी प्रोग्राम आर कॉल्ड सी ऑपरेटर। यानी आप जब भी कभी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में कोई भी आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं या जहाँ कहीं पर आप लॉजिक्स देते हैं या जिस भी जगह आपको जो है कोई रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ऐसी जगह आपको सिंबल का यूज़ करते हैं और उन्हीं सिंबल को सी प्रोग्राम में ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं, एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड। ये लाइन याद रखिएगा, एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड। यहाँ पर तीन बातें आ रही हैं। एक कहा जा रहा है एन ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब हुआ जो भी आप सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सभी हमारे ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड, ऑपरेंड किसे कहते हैं? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड, यानी जो भी हमारे ऑपरेटर होते हैं वो किस पे ऑपरेट किए जाते हैं? वेरिएबल पे ऑपरेट होते हैं। एंड परफॉर्म एन एक्शन इन अ प्रोग्राम, और ये क्या करते हैं? प्रोग्राम में किसी न किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड और सिम्बल्स। जितने भी सी प्रोग्राम में ऑपरेटर्स होते हैं वो या तो किसी सिंबल से मिलकर के बने होते हैं या फिर वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। इन्हीं वर्ड और सिंबल से मिल करके ऑपरेटर्स बनते हैं जिनका अपना अलग अलग वर्क है। We need to operate to do the arithmetical operations such as an addition, subtraction, etc.
अब जैसे मान लीजिए आपको आवश्यकता है ऑपरेट करने की, अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तो उसके लिए हमें कुछ ऑपरेटर की नीड होती है, जैसे एडिशन। एडिशन के लिए ऑपरेटर क्या लगाते हैं? प्लस। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो ये सभी हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को बताते हैं। सिमिलरली टू परफॉर्म द रिलेशनल कंपैरिजन, इसी तरीके मान लीजिए आपको रिलेशन देखना है, आपको दो वेरिएबल है, दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, तो विच नीड द वेरिएबल्स ऑपरेटर, तो वहाँ पर आप जो ऑपरेटर लगाते हैं वो जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो बताते हैं, जैसे आपने कहा ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है बी से, तो ये सभी क्या करते हैं? रिलेशनल को बताने का काम करते हैं। कंसाइडर द एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन दे रखा है a प्लस बी इंटू 5, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें लिखा है a प्लस बी इंटू 5। तो अब इसमें देखिएगा हेयर a एंड b, यहाँ पर जो आपने a लगाया है, b लगाया है और 5 लगाया है, ये सभी हमारे क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। इनको हम ऑपरेंड कहेंगे, चाहे वो आपका a हो, b हो या 5 हो, ये सभी हमारे क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। बट इस जगह पर आपने जो प्लस का साइन लगा रखा है और जो मल्टीप्लाई लगा रखा है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर। तो याद रखिएगा, आपने जो भी एक्सप्रेशन लेते हैं उसमें ये जो आपके सिंबल्स होते हैं इनको हम ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, और जो भी आप वेरिएबल या जो भी आप कांस्टेंट लेते हैं उसे हम ऑपरेंड के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जैसे आपका पहला टाइप आता है जिसे हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। ये जो यूनरी ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर का क्या काम होता है? यूनरी ऑपरेटर नीड्स ओनली वन ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ऑपरेंड या एक ही वेरिएबल पे काम करे। सीधी सी बात कहा जा सकता है, ऐसे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, एक ऑपरेंड पे एक्शन परफॉर्म करते हैं या टास्क परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनरी ऑपरेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कुछ ऑपरेटर हमारे हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, ये डबल प्लस का साइन है इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, डबल माइनस का साइन है इसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसको पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं, ये एंड का सिंपल है एम्परसेंड ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, ये आपका एक्सप्लेनेशन साइन है इसको नॉट का साइन को बोला जाता है, ये आपका टाइल्ड का सिंबल है। तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे सिंबल लगे हैं ये सभी सिंबल यूनरी ऑपरेटर हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये सभी एक सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, हेयर द प्लस एंड माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ले रखा है प्लस और माइनस, अगर आप जानते हो कि प्लस और माइनस हमारा यूनरी ऑपरेटर भी होता है, प्लस और माइनस हमारा बाइनरी ऑपरेटर भी होता है, क्योंकि ये जो प्लस है, माइनस है और ये एस्ट्रिक है, ये सभी आपके जो सिंबल्स होते हैं ये बाइनरी में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने लिखा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई भी, तो उस जगह पर दो ऑपरेंड के साथ काम करेंगे तो वो बाइनरी कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसे जब सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ करते हैं तो ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इस जगह हमने जो यूनरी ऑपरेटर में प्लस और माइनस का साइन लिया है, ये प्लस और माइनस का साइन क्या है? ये साइन बता रहा है, ये आपका निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को बता रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा आपने कहीं पर +5, तो अब 5 हमारा क्या है? एक सिंगल ऑपरेंड है, और प्लस का साइन हमने इस ऑपरेंड के साथ लगाया है, तो ये हमारा ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है? यूनरी ऑपरेटर की तरीके। इसी तरीके से यहाँ पर लिख रखा है -2, तो -2 माइनस हमारा एक ऑपरेटर है और 2 क्या है? एक ऑपरेंड है, तो ये आपका ऑपरेटर इस ऑपरेंड के साथ, सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब, बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, यानी ऐसे ऑपरेटर जिसमें हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है और दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आपको दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है तब वो ऑपरेटर हमारा क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये जो सिंबल है परसेंट का, ये होता है मॉडुलस का सिंबल, इसे रिमाइंडर का सिंबल कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है दो वैल्यूज़ के बीच में शेषफल या रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए। तो ये जितने भी हमारे ऑपरेटर यहाँ लिखे हैं, इनके अलावा और भी कई सारे ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, उसे कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ देखिए लिखा है C = A + B, तो ये C लिखा है, इक्वल लिखा है, A लिखा है, प्लस लिखा है, B लिखा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेंड C, A और B, नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हो गए? 3, और नंबर ऑफ ऑपरेटर इक्वल और प्लस, ये हमारे क्या है? ऑपरेटर हैं।
अब देखिएगा ये जो इक्वल लगा है, ये जो प्लस लगा है, ये आपका दो ऑपरेंड के बीच में यूज़ किया जा रहा है। जैसे इक्वल देखें तो सी और ए के बीच में यूज़ किया जा रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया। प्लस देखें तो ये ए और बी के बीच में यूज़ किया जा रहा है, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर हो गया। मतलब ऐसे ऑपरेटर जो आपके दो ऑपरेंड के बीच में यूज़ किए जाते हैं, उन ऑपरेंड को बाइनरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से ऑपरेंड का एक थर्ड टाइप होता है जिसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये क्या है? द ऑपरेटर विच वर्क विथ थ्री ऑपरेंड्स आर कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। याद रखिएगा, ऐसे ऑपरेटर जो किसके साथ काम करें? विच वर्क विद थ्री ऑपरेंड, यानी ऐसे ऑपरेटर जो तीन वेरिएबल, तीन ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, उन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। है क्या? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाएं, ये आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और कोलन लगा है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन का साइन लगा हुआ है, ये हमारा ऐसा ऑपरेटर है जो तीन ऑपरेंड के साथ काम करेगा। आइए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है C इज इक्वल टू A ग्रेटर देन B, यानी C में हमें वैल्यू को असाइन करना है। तो यहाँ पर A ग्रेटर देन B, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क लगा है और लिखा है 99 और कोलन का साइन लिखा है, फिर लिखा है 100। इसमें एक ऑपरेंड हमारा A ग्रेटर देन B हुआ, दूसरा ऑपरेंड हमारा 99 हुआ और तीसरा ऑपरेंड 100 हुआ। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है ये तीन ऑपरेंड के साथ काम कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए A की वैल्यू होती 5 और B की वैल्यू है 7। अब आपने यहाँ पर कंडीशन रखा 5 ग्रेटर देन 7। क्या 5 7 से बड़ा है? तो देखिए 5 ग्रेटर देन 7 यानी 5 7 से बड़ा नहीं है। और जब ऐसा होता है यहाँ पे कंडीशन 0 आ जाती है, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने का मतलब ये वाली वैल्यू सी में असाइन नहीं होगी, बल्कि इधर वाली, इस कॉलम के राइट साइड वाली वैल्यू सी में असाइन हो जाएगी। यानी कंडीशन के फॉल्स होने पे सी की वैल्यू हो जाएगी 100। लेकिन अगर ये कंडीशन सही होती, जैसे मान लीजिए ए में 7 है और बी में 5 है, आपने रखा 7 ग्रेटर देन 5, क्या 7 5 से बड़ा है? तो कंडीशन हमारी क्या है? सेटिस्फाइड है। इट मीन्स कंडीशन सही है। जब कंडीशन आपकी सही रहेगी तो फिर इस ऑपरेटर के राइट साइड की जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है टर्नरी ऑपरेटर। आई होप सो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर अपने सेट पेपर को सॉल्व कर रहे हो या आपने कहीं देखा हो पेपर किस तरीके से आता है सी का, तो उसमें ये एक एक दो नंबर के स्टार्टिंग के जो 40 मार्क्स आपको मिलते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों, आपके ओ लेवल के लिए आपको खुद भी पता है कि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज वहाँ पर अगर आप 40 नंबर में 20 मार्क्स नहीं लाते हैं तो बी पार्ट में भले ही आपने 60 नंबर की थ्योरी क्यों ना लिखी हो, लेकिन वो कॉपी आपकी चेक नहीं की जाती है। इसलिए पेपर आपका थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो पूछा जाता है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, वो थोड़ा से टिपिकल भी रहते हैं। टिपिकल का मतलब है ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है कि आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको इसीलिए हम वो पॉइंट ज़्यादा अच्छे से बताते हैं जहाँ से एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है या जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अक्सर करके जैसे उन्होंने पूछ लिया, मान लीजिए क्वेश्चन में डाल दिया कि जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी है या फिर टर्नरी है, तो फिर आपको पता रहेगा कि प्लस प्लस हमारा एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, मतलब यूनरी है। इसी तरीके से मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि जो आपका मॉडुलो वाला साइन है ये आपका कैसा ऑपरेटर है, या ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं सभी दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। तो अगर आपको लॉजिक पता है कि जो दो ऑपरेंड के बीच में काम करे, उन ऑपरेटर को हम बाइनरी कहते हैं। तो आप वहाँ से तुरंत बिना कोई चीज़ आपको लर्न नहीं करनी है, रटनी नहीं है, आप सीधे वहाँ से समझ सकते हैं कि वो हमारा कैसा ऑपरेटर है, बाइनरी है। सेम एज अगर मान लीजिए इन्होंने टर्नरी में ले लिया कि ऐसे ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड पे काम करते हैं वो क्या है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारे ऑपरेटर के क्या क्या टाइप होते हैं। इनके अलावा ऑपरेटर को हम क्लासीफाइड करते हैं, यानी ऑपरेटर को क्लासीफाइड किया जाए, अलग अलग क्लासीफाइड किया जाए तो ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, आइए वो भी जानते हैं। ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज में बी क्लासीफाइड एज, अगर आप सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स हैं इनको देखें तो इसे क्लासीफाइड किया जा सकता है। कैसे? जैसे पहला हमारा आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके इसे मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसमें जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, रिमाइंडर है, ये सभी जो अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
इन ऑपरेटर्स को अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक ऑपरेटर और होता है, यानी इसके सब टाइप में आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्लस प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को माइनस माइनस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं और आपको ये जानना भी है, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आता है जो रिलेशन बताए, जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताने का काम करे, उन ऑपरेटर को रिलेशनल कहा जाता है। जैसे लिखा है ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है, तो ये एक तरीके का रिलेशन बता रहा है कि ए हमारा क्या है, बी से बड़ा है। इसी तरीके से ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, ये सभी हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर, जो लॉजिक बताने का काम करे। जैसे एंड ऑपरेटर है, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ये और का सिंबल है, और का मतलब या तो ये हो या तो ये हो, तो ये हमारा और का ऑपरेटर है। और ये नॉट का ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर अगर आपने लॉजिक गेट्स पढ़ा होगा तो शायद आप में से जिन लोगों ने लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे एंड और नॉट के बारे में। जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, अभी जब हम आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताएंगे तो विद प्रोग्राम के थ्रू आप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट यानी जो क्या करे, वैल्यू को असाइन करे, एक जगह से किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करे। तो ये काम कौन करता है, इक्वल करता है। जैसे आपने लिखा a इक्वल 5, तो 5 हमारा क्या होता है, a में असाइन हो जाता है, यानी a के अंदर चला जाता है। या आपने लिखा a इक्वल b, तो b की जो भी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, a में चली जाती है। तो इस तरीके से इन ऑपरेटर को जो असाइन करते हैं वैल्यूज़ को, उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंटर ऑपरेटर। पॉइंटर हमेशा एस्ट्रिक के सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, इसीलिए इसको हमने, ये जो एस्ट्रिक वाला सिंबल है वैसे तो ये बाइनरी में भी होता है, मल्टीप्लाई भी करता है, लेकिन इसको हमने यूनरी ऑपरेटर भी कहा क्योंकि ये पॉइंटर ऑपरेटर होता है। जब आगे आप पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 पॉइंटर, जब हम वो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। जब आप अपना काम करना चाहें, अपने प्रोग्राम को एड्रेस के साथ मैनिपुलेट करना चाहें, तब यूज़ किया जाता है पॉइंटर ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है स्पेशल ऑपरेटर। अब स्पेशल ऑपरेटर्स में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कंडीशनल ऑपरेटर। ये वाला साइन अभी हमने आपको दिखाया था, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसी तरीके से कॉमा ऑपरेटर, आप कॉमा का यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए, तो ये हमारा कॉमा ऑपरेटर कहलाता है। साइज ऑफ ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर होता है ये साइज ऑफ होता है और इसका यूज़ किया जाता है किसी वेरिएबल की वैल्यू का साइज फाइंड करने के लिए। जैसे किसी वेरिएबल का साइज फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल बनाया है फ्लोट में, डेटा टाइप क्या ले रखा है, फ्लोट, और फ्लोट में वेरिएबल आपका क्या है, एक्स है। अब फ्लोट में आपका वेरिएबल एक्स है, तो हमें करना क्या है, एक्स को देखना है कि एक्स ने मेमोरी, कितने बाइट मेमोरी एक्यूपाई किया है, तो यानी कितना साइज मेमोरी में लिया है। तो उसके लिए आप देंगे साइज ऑफ और ब्रैकेट के अंदर एक्स दे देंगे। तो फ्लोट हमेशा 4 बाइट एक्यूपाई करता है, तो बता देगा कि आपका जो एक्स है उसने मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस रिजर्व कर रखा है। तो ये तो हमारा हो गया साइज ऑफ ऑपरेटर। इसी तरीके से एक ऑपरेटर और होता है जिसे कहा जाता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और दूसरा होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को इस साइन के साथ इंडिकेट करते हैं और राइट शिफ्ट ऑपरेटर को इससे। इसमें जब कभी आप मेमोरी में एक एक बिट इन्फॉर्मेशन को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो, यानी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखी है, आप उस इन्फॉर्मेशन को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तब ये लगाएंगे, और जब राइट साइड आप इन्फॉर्मेशन को शिफ्ट करेंगे तो ये लगाएंगे। तो ये जितने भी ऑपरेटर के टाइप हैं इन सब का हम एक एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे, और ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चों ये भले ही आपको लग रहा हो कि हाँ ये फर्जी की चीज़ है, हमें आगे सीखना है, हमें जल्दी प्रोग्रामिंग सीखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मानना ये है कि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होती है तब तक आप प्रोग्रामिंग में, भले ही आपको लगता हो कि हाँ हमें एरे अच्छे से आ गया, हमें आगे के चैप्टर्स अच्छे से आ गए, लेकिन जब तक आपको ये सारे बेस नहीं क्लियर होंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से आगे मास्टरमाइंड तरीके से प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसमें हम एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारी आज की क्लास है ये आपकी काफ़ी बड़ी क्लास भी हो सकता है इसे हमें 1 दिन से 2 दिन में ट्रांसफ़र करना पड़े, यानी 2 पार्ट में बताएं, क्योंकि हम इसमें कोई भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके ही हर एक चीज़ बताएंगे। यहाँ कोई भी चीज़ हम आपको शॉर्ट करके नहीं बताएंगे, हम टॉपिक काटने की कोशिश नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर का नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर।
अर्थमेटिक ऑपरेटर किसे कहते हैं? एन अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एन अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी ऐसे ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? जैसे एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना या रिमाइंडर निकालना। ये सभी हमारे जो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो जब कभी ऐसे ऑपरेटर का आप यूज़ करें जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर आप देखेंगे। हालांकि मैंने आपको 2 नंबर के एडिशन का एक प्रोग्राम लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें आपको उसे हमने रन करा के भी दिखाया था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर हैज़ इंक्लूड stdio.h conio.h और इसके बाद void main लिख रखा है। फिर int a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 है और सम इक्वल 0 है। यहाँ पर ये v कैपिटल है, इसको स्मॉल करिएगा क्योंकि सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव होती है और ये स्मॉल लेटर में ही ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। केस सेंसिटिव का मतलब भी हमने आपको बताया था, जहाँ कैपिटल और स्मॉल के बीच में डिफरेंस होता है। अगर आपने एक वेरिएबल ए ले रखा है और ए में वैल्यू 5 इनिशियलाइज किया है, तो हमें हर बार अपने वेरिएबल को यही वेरिएबल देना है। अगर कैपिटल ए देंगे तो वो हमारा डिफरेंट माना जाएगा। तो ए में 5 है, बी में 7 है, सम में 0 लिया है। 0 क्यों लिया है? ताकि इसमें से जो गार्बेज वैल्यू है वो हट जाए और आपका ये सम 0 से इनिशियलाइज हो जाए, जिससे रिजल्ट आपका पूरी तरीके से एक्यूर आता है। अगली लाइन में सम इक्वल ए प्लस बी, यानी ए और बी की वैल्यू को जोड़ेंगे तो 5 और 7 को जोड़ा, हो गया 12 और 12 को हमने सम में स्टोर किया। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ऑफ करने के बाद में सम इक्वल परसेंटेज सम, इस लाइन को पूरा प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पर देखिए सम इक्वल लिखा है। ये जो सम इक्वल इस प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी कुछ आप देते हैं, ये एज इट इज स्क्रीन में प्रिंट होता है। तो जैसे मैंने लिखा सम इक्वल, मतलब ये इतना स्क्रीन पे लिख के आएगा। अगर इसको हम ना लिखें तो ये नहीं लिखेगा, सीधे आंसर आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सम इक्वल भी आ गया है, तो हमने यहाँ पर लिखा सम इक्वल। फिर परसेंट डी लिया है। परसेंट डी में जैसा टाइप होगा, अगर यहाँ पे कैरेक्टर ये हमारा जो है इंटीजर टाइप है तो परसेंट डी है, कैरेक्टर होता तो परसेंट सी होता, फ्लोट होता तो परसेंट एफ लेते हैं। तो यहाँ मैंने परसेंट डी ले रखा है और सम की वैल्यू को प्रिंट कराया है। मतलब जो आपने ए और बी की वैल्यू जोड़ के सम में डाला था और सम की वैल्यू हो गई थी 12, तो यहाँ से 12 वाला जो आंसर है वो इसके आगे प्रिंट हो जाएगा। तो आपका आउटपुट आएगा सम इक्वल 12। गेट सी एस लगाया, इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसी का एक प्रोग्राम और देखिएगा, इसमें हम एक साथ आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर सारी चीज़ें आपको हम एक साथ दिखा दे रहे हैं, ताकि इन सारे प्रोग्राम को अलग अलग बताने में उतना समय वेस्ट ना हो। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, आप इसमें अपने प्रोग्राम को घर पे बनाइएगा। और बच्चों, एक क्वेश्चन हमने आपको बनाया था स्वैपिंग वाला, तो आपको काम करना है कि आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम खुद से बनाना होगा और बनाने के बाद हमें आपको सेंड करना है। अब हम देखते हैं आप में से कितने लोग इस चीज़ को करते हैं, या हमें भी पता चले आप हमें फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, आपका क्वेश्चन है, आपका एक होमवर्क, इसको समझिए कि राइट अ प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम किस चीज़ का लिखना है? 2 नंबर को स्वैपिंग करना है। ऐसा आपको प्रोग्राम बनाना होगा स्कैनफ के थ्रू, और उससे प्रोग्राम आप जो है टेम्प्रेरी वेरिएबल के द्वारा भी बना सकते हैं और विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेम्प्रेरी भी बना सकते हैं। उसको बना के उसका फ़ोटो क्लिक करने के बाद में आपको वो हमें हमारे फ़ोन पर भेजना होगा। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेडर फाइल्स लगाई, हैज़ इंक्लूड stdio.h और conio.h। इसके बाद void main फंक्शन है। देन हमारा ये फंक्शन, यानी हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ब्रेसेस ओपन हो गया। ब्रेस ओपन करने के बाद में इंट में क्या ले रखा है? a b, सम इज इक्वल टू 0, सब इज इक्वल टू 0, मल इज इक्वल टू 0, डिवाइड के लिए ले लिया है div इक्वल 0 और रिमाइंडर के लिए रेम इक्वल 0। ये सभी हमारे आउटपुट स्टोर करने के लिए कि जब आप दोनों वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करें तो इसमें स्टोर करें, माइनस करें तो इसमें स्टोर करें। जो भी आपका रिजल्ट आए उसको स्टोर करने के लिए इतने ही वेरिएबल हमने लिए हैं, क्योंकि हम 2 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे और इन दोनों का सम भी निकालना है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन भी निकालना है, मल्टीप्लिकेशन भी निकालना है, डिवीज़न भी निकालना है और रिमाइंडर भी निकालना है। तो आइए देखते हैं प्रिंटफ। यहाँ हमने लिखा प्रिंटफ और प्रिंटफ में लिखा एंटर द 2 नंबर्स, यानी आपका जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आउटपुट की स्क्रीन पे लिख के आएगा एंटर द 2 नंबर्स। तब आप कीबोर्ड से 2 नंबर को एंटर करेंगे। पहला नंबर आपका ए में स्टोर हो जाएगा और दूसरा नंबर आप जो देंगे वो बी में स्टोर हो जाएगा।
फिर आगे हमने लगा रखा है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो वो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ए और बी को ऐड करके सम में स्टोर कर रहे हैं, यानी इनका जो भी एडिशन आएगा, जो भी आपने ए में वैल्यू दिया होगा, जो बी में दिया होगा, ये दोनों ऐड होकर के सम में स्टोर हो जाएंगे। अगली बार ए माइनस बी, ए में जो भी वैल्यू होगी वो बी से माइनस होगी, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ चला जाएगा, सब में स्टोर हो जाएगा। थर्ड टाइम पर ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए और बी की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और वो हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा। सेम एज ए डिवाइड बी, आपने जो ए में वैल्यू दिया हो, जो बी में वैल्यू दिया है, वो एक दूसरे से डिवाइड होगी, जो आंसर आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से रिमाइंडर के लिए हमने लगा रखा है यहाँ पर, और रिमाइंडर में आप क्या कर रहे हैं, ए जो है मॉड बी, यानी ए को हम बी से मॉड कर रहे हैं। तो जब ए को बी से जो है आपने मॉडुलो निकाला, मॉडुलस निकाला, तो ये आप में जो भी रिमाइंडर आएगा वो रैम में स्टोर हो जाएगा। अब इन पांचों का हम आउटपुट प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू हमारी कहीं भी चेंज नहीं होती। चेंज वैल्यू तभी होती अगर हम यहाँ पर लिखते ए इक्वल समथिंग और बी इक्वल समथिंग, मतलब यहाँ पर जो भी आपने ए दिया है, जो भी आपने बी दिया है, वो ए और बी पूरे में वही रहेगा। उसी ए बी का एडिशन, उसी ए बी का सब्सट्रैक्शन, उसी का मल्टीप्लिकेशन, उसी का डिवीज़न और उसी का रिमाइंडर ये फाउंड करेगा। इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले मैंने प्रिंटफ लिखा और प्रिंटफ में लिखा एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और यहाँ पर दो नंबरों का एडिशन का जो भी आंसर आएगा वो सम वाला आंसर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अगली लाइन में सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, दोनों नंबरों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, यानी दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके बाद डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों नंबरों का डिवीज़न हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रिमाइंडर को प्रिंट कर देगा। ऐसे ही ये पांचों चीज़ें हमने यहाँ पर क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। फिर गेट CS लगाया और ये हमने यहाँ पर डेलीमीटर लगा करके प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है। तो बच्चों ये प्रोग्राम है जिसमें आपको एक ही प्रोग्राम में हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और आपका जो है सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको इसी प्रोग्राम के थ्रू बता दिया है। इसे आइए रन करा के देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए बच्चों, ये पूरा वही प्रोग्राम है, इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप जो है अपने कॉपी में नोट्स में नोट करते रहिएगा। जो PDF हमने आपको बोला था वो PDF तैयार हो रहा है, वो जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा हम आपको दे देंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हैज़ इंक्लूड stdio और conio हमारी हेडर फाइल्स हो गई। देन हमने मेन फंक्शन लगा रखा है। मेन फंक्शन के बाद में CLR STR फंक्शन है। देखिए सेम वैसे ही A B सम और ये जितने वेरिएबल थे सारे वेरिएबल्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो मैसेज लाइन है ये आपको आउटपुट में दिखेगी, ये डिस्प्ले होगी। फिर आप दो नंबर जो डालेंगे वो A में स्टोर हो जाएगा और B में स्टोर हो जाएगा। ये स्कैनफ लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि आप हर बार प्रोग्राम रन कराते हैं तो हर बार अलग अलग वैल्यूज़ का एडिशन और सब्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम स्कैनफ ना लगाते हैं और आप इसके प्रीवियस में जो हमने आपको प्रोग्राम बताया था वैसे ही डायरेक्टली अगर इनिशियलाइज करते हैं तो आपका आउटपुट हमेशा सेम आता। तो यही हमारे लिए स्कैनफ का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आइए इसे कंपाइल करके रन करा लेते हैं। इसको हमने यहाँ से कंपाइल किया। कंपाइलेशन के समय देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेस है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। और अगर एरर होती भी है तो आपका जो C का कंपाइलर है ये आपको इंडिकेट कर देता है कि किस लाइन में किस लाइन नंबर पे एरर है। आगे इसे रन कराएंगे। देखिएगा इसका आउटपुट हमारे पास में आ चुका है, लिखा है एंटर एनी टू नंबर, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर दो नंबर डालने हैं। अब मान लीजिए मुझे पहली वैल्यू देनी है 10 दे दिया, या फिर चलिए पहली वैल्यू हम दे देते हैं 11 और दूसरी वैल्यू हमने दे दिया है 2। हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, 11 और अगली वैल्यू हमने क्या दे दिया है 2। जैसे इसको आपने दिया है तो देखिए 11 और 2 को ऐड किया तो सम इक्वल 13। 11 में 2 को माइनस किया तो सब्सट्रैक्शन कितना आया है 9। मल्टीप्लाई किया तो 22, डिवाइड किया तो 5 और रिमाइंडर निकाला तो 1। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर निकालना। अब आइए उसी अर्थमेटिक का आगे स्टेप पे चलते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाई प्लस प्लस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है ये आपका रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? प्लस प्लस के साइन से। कहीं पर भी अगर डबल प्लस लगा है तो इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। विच मीन्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाई 1। इसका मतलब आपका जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो +1 हो जाएगी, यानी वो इंक्रीज हो जाएगी। किससे इंक्रीज हो जाएगी? 1 से।
तो जो भी वैल्यू है वेरिएबल के अंदर उसमें एक और जुड़ जाएगा, एक और वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। इसी एडिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। जैसे फॉर एग्जांपल में आते हैं, तो फॉर एग्जांपल में आपको मान लीजिए वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, तो इसके 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है कि जैसे ए में आपने ले रखा है 5, ए इक्वल 5 है, तो आप एक तरीका होता है नॉर्मल सा आप लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। मान लीजिए ए की वैल्यू को +1 से इंक्रीज़ करना है, तो ऐसे में आपने किया है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। यानी अगर ए में 5 है तो 5 में हम एक और को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6, और इसको हम ए में स्टोर कर देंगे। ये इसका पहला मेथड है, ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इसको छोटा करने के लिए, यानी हमें ए को 2 बार रिपीट ना करना हो, तब ऐसे में आप ऐसे लिखते हैं ए प्लस इक्वल 1। इसका और इसका मतलब सेम है। जिस तरीके से आपने लिख रखा है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी ए की वैल्यू में +1 होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। सेम एज यहाँ पर भी है ए प्लस 1, ए प्लस इक्वल 1, यानी ए में 1 प्लस होगा और प्लस होने के बाद इसी में ये असाइन हो जाएगा। कई बार एग्जाम में इसको गलत करने के लिए, फॉल्स करने के लिए प्लस का साइन इक्वल के बाद में देते हैं, यानी आपको लिख के देते हैं ए इक्वल +1, तो वो याद रखिए वो गलत होता है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। आपका जो इसको लिखने का तरीका होता है, आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम में वैल्यू को 1 करके लिख सकते हैं। इसी को एक तरीके से प्लस प्लस ऑपरेटर की हेल्प से भी हम +1 से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे लिखा मैंने ए प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि ए में जितनी भी वैल्यू है वो +1 हो जाएगी। तो ये तीनों हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, इन तीनों से ए की वैल्यू में +1 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जो है अपने प्रोग्राम में आगे देखेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को कैसे हम लगाते हैं। यहाँ हम आपको जो बता रहे हैं वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बता रहे हैं, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले देखते हैं प्री इंक्रीमेंट क्या है। इन प्री इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन इनसाइड द एक्सप्रेशन। याद रखिए कभी भी अगर आप प्री इंक्रीमेंट का यूज़ करेंगे तो प्री इंक्रीमेंट में जो होता है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, यानी प्लस प्लस ए। जो आपका प्लस प्लस का साइन होता है ये ऑपरेंड की पहले यूज़ किया जाता है। जैसा यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइक प्लस प्लस ए, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस ए, तो हियर द प्लस प्लस ऑपरेटर इज बिफोर द वेरिएबल। आपका यहाँ पर जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये बिफोर द वेरिएबल या बिफोर द ऑपरेंड, ऑपरेंड के पहले प्लस प्लस का साइन लगेगा, तब इसे हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। और प्री इंक्रीमेंट का काम होता है कि ये क्या करता है, ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा +1 से, लेकिन ये पहली वैल्यू को इंक्रीज करेगा, उसके बाद जो है एक्सप्रेशन में जाएगा, उसके बाद वो कोई अदर वर्क करेगा। दूसरा हमारे पास होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? इन पोस्ट इंक्रीमेंट फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनसाइड द एक्सप्रेशन एंड देन इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, सबसे पहले जो भी आपने एक्सप्रेशन दिया होगा उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा। एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद में उसमें +1 वैल्यू इंक्रीज करेगा। यानी प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट करता है, फिर आपका एक्सप्रेशन सॉल्व करता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वो क्या करता है, एक्सप्रेशन सॉल्व करता है, उसके बाद में वैल्यू को इंक्रीज करता है। और पोस्ट इंक्रीमेंट को कैसे दिया जाता है, वो आपके ऑपरेंड की बाद में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर और यहाँ में दोनों में डिफरेंस देखिए, इस जगह प्लस प्लस ए लिखा है, यहाँ ए प्लस प्लस लिखा है, तो ए के बाद हमारा प्लस प्लस है, ये हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो हियर द प्लस प्लस ऑपरेटर इज आफ्टर द वेरिएबल। यहाँ पे जो आपका प्लस प्लस ऑपरेटर है ये वेरिएबल के बाद में है। तो जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, सपोज दैट ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब अगर इस वाले एक्सप्रेशन में हम जाएँ तो आपने लिखा प्लस प्लस ए, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा प्लस प्लस ए, तो वो वैल्यू जैसे ही यहाँ पर जाएगी तो पहले क्या हो जाएगा, ए आपका ए में जो भी वैल्यू है वो +1 से इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वही चीज़ हम यहाँ पर जाते हैं, आपने ले रखा है ए इक्वल 5 है आपका, और आपने लिखा है ए प्लस प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू 5 ही रहेगी, 5 ही वैल्यू रहेगी, और जो भी वर्क होना है वो वर्क हो जाएगा। वर्क होने के बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ये डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर अभी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस इसके बाद जो हम आपको प्रोग्राम बताने जा रहे हैं आप उसमें ध्यान देंगे। दूसरा देखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, यानी +1 से ऐड कर देना। वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होता है उसमें से वैल्यू को डिक्रीज करना, यानी माइनस कर देना।
और वैल्यू कितनी माइनस करेगा, +1, यानी वैल्यू कितनी माइनस करेगा, -1, वो एक ही वैल्यू को माइनस करेगा। ये जो ऑपरेटर होते हैं इनका यूज़ सबसे ज़्यादा लूपिंग में किया जाता है। जैसे आपको कोई चीज़ काउंट करनी कि अब 1 हो गया, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो हमें वेरिएबल को हर बार +1 से इंक्रीज़ करना होता है, तो वहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाई माइनस माइनस। जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये माइनस माइनस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच मीन्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाई 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका काम होता है कि जो भी आपकी वेरिएबल में वैल्यू होगी वो वैल्यू एक कम हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखिए तो वो भी आपके जिस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 प्रकार के होते हैं, वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं प्री डिक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में प्लस प्लस का साइन जो होता है ये आपके ऑपरेंड के पहले आता है, और पोस्ट डिक्रीमेंट में जो प्लस प्लस का साइन होता है ये ऑपरेंड के बाद में आता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप अगले प्रोग्राम में देखिए। यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें पहले तो मैंने हेडर फाइल्स वगैरह लगा रखी हैं, इसके बाद में x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पर 2 वेरिएबल ले रखे हैं। एक है सम इक्वल 1 और सम 1 इक्वल 0 है, सम 1 में हमने क्या डाला है 0 और सम 2 में क्या है 0 है। ये 2 हमारे वेरिएबल हैं जिन पे हमको रिजल्ट अपना स्टोर करना है। आगे देखिए लिखा है सम 1 इक्वल प्लस प्लस एक्स प्लस 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 वाई। तो यहाँ पर प्लस प्लस एक्स लिखा है मतलब प्री इंक्रीमेंट लगा है, यहाँ पर भी प्लस प्लस वाई लगा है मतलब प्री इंक्रीमेंट लगा है। तो जब ये एक्सप्रेशन आपका सॉल्व होगा तो सॉल्व होने पर यहाँ पर सबसे पहले y के पास आएगा और y में +1 ऐड करेगा, यानी अगर y की वैल्यू 3 है तो 3 में हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से x में आएंगे और x में हमारे पास कितनी वैल्यू है 8 है, 8 में +1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आया ये पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद ऐड करेगा। तो ये कैसे काम कर रहा है, इंक्रीमेंट देन ऐड। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है इंक्रीमेंट देन ऐड, यानी ये पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर ऐड करेगा। इसी तरीके से सम 2 में हमने ले रखा है x प्लस 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 वाई प्लस प्लस, ये पहले क्या करेगा ऐड करेगा, यानी x और y की वैल्यू को ऐड करेगा। तो यहाँ 8 है यहाँ 3 है, 8 और 3 ऐड हो जाएगा 11 और यहाँ पर 11 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद में ये क्या करेगा आपका इंक्रीमेंट करेगा, यानी बाद में x की वैल्यू और y की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम के थ्रू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे करेंगे, फिर आप सम 1 की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे और सम 2 की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो ये था आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।